क्वेश्चन है रिवर बोट प्रॉब्लम। जनवरी में ये क्वेश्चन आया है, यानी कि तुम याद देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 21 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम का। ट्राई करो तो आंसर जो है इसका 40 और 200 आएगा। करो ये क्वेश्चन, एकदम स्टैंडर्ड सवाल है। दिस बराबर दिस, तुरंत आंसर आएगा। नीट लेवल का सवाल है, 30 सेकेंड के अंदर आंसर चाहिए। मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये सवाल आपको 22 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इजी क्वेश्चन के कैटेगरी में इसको आप डालेंगे, नॉट इवन मॉडरेट। ये करो। A parachute jumps from an aeroplane and open a parachute. A parachuter jump from an aeroplane and open a parachute after 2 seconds of free fall. ठीक है, and start decelerating with 3 meter per second square at 10 meter height from the ground while decelerating at 10 meter height from the ground while decelerating with the help of parachute. The speed of paratroopers is 5 meter per second. द इनिशियल हाइट ऑफ एरोप्लेन इज, यानी कि वो पैराशूट बैलून वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं स्टैंडर्ड वाले। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। जो पहला पोजीशन है वहाँ से लेके दूसरा पोजीशन तक ये तक मान लो उसको 2 सेकंड लगा, तो तुम्हें टाइम पता है v बराबर u प्लस 80 से तुम स्पीड निकाल लो। एक्सेलरेशन साथ साथ हो रहा है तो 20 आएगा, ठीक है। अब उससे ऐसे बराबर यू प्लस हाफ 80 स्क्वायर से भी निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट भी 20 आएगा। फिर वहाँ पे वेलोसिटी 20 है, तो अगला फिर रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि -s, क्योंकि डी एक्सेलरेट दे रखा है। उससे तुम वो निकाल लो कि डिस्प्लेसमेंट। अब ठीक है, जहाँ तक वो डिसेलेरेट हुआ, फिर 10 मीटर ऊपर का डेटा तुम्हें दे रखा है कि उसकी जो स्पीड है वो 5 है। तो ये तीसरा लोकेशन तुम यूज़ कर लो, इससे तुम निकाल लो थोड़ा थोड़ा डेटा। ठीक है, अब देखो जो पोजीशन जो दूसरी जो जगह है वहाँ पे उसका 20 था, ठीक है। तो वहाँ से लेकर वो एक्सेलरेट हुआ 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 टाइम दे नहीं रखा, तो तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि टाइम वाली इक्वेशन तुम नहीं लगा सकते। तुम्हें वी दे रखा है यू क्या होगा, यू होगा वी तुम्हें 25 दे रखा है। कैसे? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि देखो अब 2 से 3 तक की जब तुम कहानी देखोगे तो 2 से 3 पे आया वो तुम्हें हिंट दे रहा है। तो तीसरे पे भी तुम्हारा जो तीसरा वाला को तुम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करोगे, यानी कि 3 पे वेलोसिटी 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यानी कि वहाँ दूसरे वाले पे वेलोसिटी कितनी थी 20, यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो तीसरे वाले पॉइंट को तुम उतना देर जितना देर वो डेसिलेट किया है उसको तुम इन फाइनल वेलोसिटी मानोगे, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें 20 मानोगे। ठीक है, तो ये ऐसे अप्रोच होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जब तक वो डेसिलेट कर रहा है जब तक उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और उससे और नीचे से तो हाइट दे, जब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो नीचे से तो हाइट उसने क्वेश्चन में दे ही दी है। ये क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन है, ट्राई करो 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करो। वैसे इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी एच मैक्स पे जो टाइम है वो हाफ लगेगा, तो एच मैक्स पे टाइम 2 सेकंड लग रहा है, जो कि पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका आधा है, यानी t/2। तो t/2, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारी निकल के आएगी, कितनी निकल जाएगी? 4 सेकंड निकल के आएगा। क्यों? हमारा 4 ही सेकंड तो है, सिंपल सी बात है। एच मैक्स 2 सेकंड में जा रहा है, तो उसको वापस आने में भी 2 सेकंड और लगेगा, तो 4 ही निकल के आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रखो 2u sin θ/g, जिसे तुम काटा पीटी में चाहोगे, और यू साइन थीटा 45 दे रखा है, यू साइन थीटा यानी यू एक्स में वेलोसिटी तुम्हें यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा बराबर 20। तो ये तुम्हें दे ही रखा है, क्योंकि उसको थ्रो ही किया जा रहा है तुम्हें। अरे यार, उसको यू साइन थीटा बराबर 20,
क्यों? अच्छा, जी को 10 लेना है तो यू साइड 45 बराबर 20 आएगा, जहाँ से तुम्हें यू निकल के आ जाएगा 20√2। ठीक है, अब तुम्हें एच चाहिए, एच चाहिए, एच चाहिए। एमएससी सर, वाई में खेलना है, वाई में खेलना है, वाई में खेलना है। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्लेन मान लो, अगर रेंज की बात हो रही है तुम्हें एक्स में खेलना है, पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स में लगानी है। पर अगर यहाँ पे वर्टिकल यानी कि वाई एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की बात करो तो वाई एक्सिस पर एच है, हाइट तुम्हारा हमेशा वाई एक्सिस में होता है। तो बात तुम्हारी किस में हो रही है? वाई एक्सिस में, यानी एच में वाई बात हो रही है। एच में अगर बात हो रही है तुम्हें किस में खेलना है? वाई में खेलना है। पूरी इक्वेशन वाई में लगा दो, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस टी स्क्वायर, आंसर आएगा। देखो, डिस्टेंस, वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है, तो तुम्हें बताना है जो कि नेगेटिव स्लोप है, यानी वेलोसिटी और डिस्टेंस का जो ग्राफ है उसका स्लोप नेगेटिव है, फॉल कर रहा है। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या देगा? तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का ग्राफ। अब देखो, वेलोसिटी डिस्टेंस का अगर तुम्हें ग्राफ चाहिए तो वेलोसिटी डिस्टेंस का तुम स्लोप निकालोगे तो dv/dx तुम्हारा होता है, कोई क्वांटिटी होती है, dv/dt होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, यानी कि तुम सोच लो गाड़ी चला रहे हो, डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ज़ीरो, यानी अगर तुम एक्सेलरेशन के टर्म्स में बात करो तो तुम्हारा वो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के टर्म्स में बात करो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, वेलोसिटी घट रही है, 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 यानी कि ये रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन हो रहा है यानी कि तुम्हारा एक्स के बढ़ने पे ए जो है वो घट रहा है, एक्स के बढ़ने पे जो है वो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है ए घट रहा है। सिंपल मैथ्स लगी है, यहाँ स्लोप में खेलना सीखो। यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस सी तुम लिखोगे, तो y क्या है तुम्हारा? v है, तो v बराबर एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है? थ्रेशोल्ड वाला भी ग्राफ याद करो, वर्क फंक्शन वाले में, तो सी जो है y इंटरसेप्ट होता है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट तुम्हारा y एक्सिस पे है, जिसको मान लो तुम v0 मान लो, तो v बराबर, और यहाँ पे स्लोप घट रहा है तो माइनस एम एक्स प्लस v0 कर लो। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक्सेलरेशन का ग्राफ चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv/dx। तो तुम्हें जो ये वेलोसिटी है ये उसमें पुट करना पड़ेगा, तभी तो तुम एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का कुछ रिलेशन जान पाओगे। तो वेलोसिटी को सबसे पहले इसमें पुट करो। ठीक है, और dv/dx क्या होगा? dv/dx उसी ग्राफ का स्लोप होगा जो कि -m है, क्योंकि माइनस टाइम्स है, माइनस यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो v पुट करोगे माइनस एम एक्स प्लस v0, और dv/dx यानी -m है, तो जो इसको जो तुम मल्टीप्लाई करोगे m, तो वो आएगा तुम्हारा m² प्लस v0 इंटू एक्स। तो ये कैसा है? अब एक्सेलरेशन जो है वो m² x माइनस m v0। अब m², तो ये स्लोप का स्क्वायर है, तुम इसको क्वाड्रेटिक ना समझ लेना, ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म नहीं है, ये स्लोप का स्क्वायर है। एक्चुअली अभी भी है स्लोप, यानी 10th क्लास में तुम करते हुए आप स्लोप कभी -9 निकलता है, कभी -3 निकलता है, उसका स्क्वायर कुछ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये स्लोप ही है, तो स्लोप तुम्हारा यहाँ पॉजिटिव है, और एक्चुअल में एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन आ रही है वो भी y बराबर एम एक्स प्लस सी है। एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप होगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ए पॉजिटिव हो, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। अब देखो, वाटर ड्रॉप फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर, ये भी एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं सारे, वही रिपीट होके आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में, भेजे में बात से जो स्टैंडर्ड सवाल हैं वही आ रहे हैं। अभी तक तुमने जितने सवाल किए सिर्फ एक वाला छोड़ दो, गोले वाला, तो सारे सवाल स्टैंडर्ड ही आए हैं। ये भी स्टैंडर्ड वाला सवाल है।
पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस उसका फोर्स ज्यादा। तुमको बस देख के ही समझ में आ जाएगा कि भैया ये वाला स्टीपनेस सबसे ज्यादा है। देखो बात यहाँ मैग्नीट्यूड की कर रहा है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा, जिस रीजन का स्लोप सबसे ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है? माइनस डी यू बाई डी आर। जिसका जो सबसे ज़्यादा स्टीप उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा। सिंपल सी बात। A body of mass 2 kg is moving along x direction such that its displacement as function of time is given by xt बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, वेयर अल्फा बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीटा बराबर 1 मीटर एंड गामा बराबर 1 मीटर। यानी कि एक्स टी दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द वर्क डन ऑन द फोर्स ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी बराबर 2 सेकेंड से टी बराबर 3 सेकेंड। वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट से तुम सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करो। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो डी एक्स बाई डी टी होता है तुम्हारा वेलोसिटी, उसको फिर डिफरेंशिएट करो डी वी बाई डी टी होता है तुम्हारा एक्सेलरेशन। उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा, तो तुम्हें फोर्स मिल जाएगा एफ टी बराबर एम ए। तो एफ बराबर एफ डॉट डी एस एफ मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो तुम्हारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या फिर ऐसे मत जाओ, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब तुम पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लो टाइम के टर्म्स में, उससे तुम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, उससे तुम अप्रोच कर दो वर्क डन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर से। माइनस 24 हो या 24 हो, है दो स्टेटमेंट हो ज्यादा, तो आप देखोगे बाकी से ये आपको कटेगा और ये हमको निकल क्या रहा है 24, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, ट्राई करो इस सवाल को से। An object moved from position r1 to r2 under conservative force field f1. The work done by the force is minus times of r1 से r2 f dot dr। तो स्टेटमेंट 1 मुझे सही लग रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड यानी कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन, और आर डी आर तुम्हें पता है इंटीग्रे माइनस थोड़ी ना होता है कंजर्वेटिव में, तो स्टेटमेंट फॉल्स लग रहा है। इसमें एनी ऑब्जेक्ट पासिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर कैन फॉलो इनफिनाइट नंबर ऑफ पाथ, सही बात है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट व्हिच पाथ इज फॉलो इज अ कंजर्वेटिव फॉर। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट चेंजेस इफ द पाथ इज फॉलोड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन क्या चेंज होता है? जैसे कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या उसका वर्क डन चेंज होगा? आंसर है नहीं, एम जी एच है, चाहे जिधर से भी आ जाओ, इनफिनाइट नंबर ऑफ पाथ से आ जाओ, वर्क चेंज नहीं होगा। तो दोनों स्टेटमेंट मुझे इनकरेक्ट लग रहे हैं। तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता जा रही है कि इसी फोर्स ने कितना काम किया है, तो नेगेटिव साइन दिखाने का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। नेगेटिव साइन नहीं होता तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉल्स है। जिस फोर्स ने उसको मूव किया है उसी फोर्स का तुम वर्क डन पूछ रहे हो, सिंपली एफ डॉट डी आर कर दो इंटीग्रेशन। और हमसे कहता है एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन फॉलो इनफिनाइट नंबर ऑफ पाथ्स। अच्छी बात है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द पाथ इट फॉलोज फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। गलत, आप कंजर्वेटिव फोर्स में पढ़ते यही हो भैया पाथ इंडिपेंडेंट आपका वर्क डन, तो इसका मतलब दोनों ही इसको मार्क करो, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। बुक मार्क कर लो इस बात को। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता कंजर्वेटिव फोर्स में। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पता नहीं, ग्रेविटेशन और स्प्रिंग आएंगे इसमें। क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद से। और ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी के फ्रॉम अ पॉइंट ए एट एन एंगल 60 with the horizontal. The ratio of difference in kinetic energy in kinetic energy point B and C, kinetic energy points B and C to that point at A in the absence of air friction is the ratio of the difference of kinetic energy between point B and C. of the session, The ratio of difference of kinetic energy between point A and, तो इसका 3:4 आ रहा है कैलकुलेट करने पे। जीरो हो जाए यानी कि धागा स्लैक कर जाए। इसका डायरेक्ट इक्वेशन बच्चा सीखता है, पहले हम तुमको डायरेक्ट इक्वेशन से एक बार बता देते हैं।
डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr, लेकिन इस इक्वेशन में थीटा मेजर किया जाता है यहाँ से, तो अगर ये 30 डिग्री है यानी ये 60 डिग्री है, तो cos 60 हो जाएगा 1/2 u स्क्वायर माइनस 2gr डिवाइडेड बाई 3gr, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3gr/2 प्लस योर 2gr इज इक्वल टू योर u स्क्वायर, तो यहाँ से तुमको u की वैल्यू निकल के आ रही है अंडर रूट ऑफ 7rg/2, और अगर तुम देखोगे तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सही है। तो अगर तुमको ये रिजल्ट ध्यान में है, हमारे रिविजन वाली वीडियो में है, तो आपका सवाल ये मात्र 15 सेकंड का है। हो सकता है कि किसी बच्चे को ये रिजल्ट याद ना हो, उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे सुन लो। अगर तुमको ये रिजल्ट नहीं ध्यान में है तो फिर सर कैसे सॉल्व करेंगे, देन यू हैव टू गो विद द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल बोले तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो ये बॉब है, जो पार्टिकल है, इसका स्पीड तुमको v है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लगाओगे एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ से लेके यहाँ की आप लगाओगे एनर्जी कंजर्वेशन, ये वाली हाइट आपको r है और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी r sin 30 डिग्री यानी कि r/2। तो आप लिख सकते हो कि भैया गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mg, टोटल हाइट गेन इज 3r/2, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mu स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका m से m मर जाता, 2 से आपका यहाँ पर 2 मर जाता, तो आप कह पाते कि भैया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 3gr। एक इक्वेशन ये बनती। दूसरी इक्वेशन बनती कि आपको इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ तुमको क्या फोर्स लग रहा है, ये तुम्हारा mg है, ये 30 डिग्री मतलब साहब ये आपको हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो mg का इधर की तरफ आपको कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 60 डिग्री यानी mg/2, दिस इज प्रोवाइडिंग योर सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। यहाँ से आपका m से m मरा तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपको rg/2, तो भैया ये वाली वैल्यू तुम यहाँ पर डाल दो, ये तुमको हो जाएगा यहाँ पर rg/2 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 3gr, तुमको वापस से ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको दोनों मेथड बताया, लेकिन अगर रिजल्ट याद रहेगा तो आप सवाल को चुटकियों में निपटा पाओगे। अगला सेशन किस पे होगा, क्या होगा, वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मेक श्योर कि आप नीचे का जो रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन का, वो हमेशा फ्रिक्शन के मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू से पूछा जाता है कि भैया जरी कर दी इंक्लाइंड सरफेस, भैया आपको रिटार्डेशन है, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो यहाँ से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है u² अपॉन 2